वो सुन लीजिए कि आपके प्लॉट पे अमीन जाएंगे और प्लॉट पे जाने के बाद जो नक्शा हम लोगों को मिला हुआ है उस नक्शा का मिलान आपके प्लॉट से करेंगे। आप बता रहे हैं कि मेरी ज़मीन 4 डिसमिल है, वो एरिया स्टेटमेंट हम लोगों के पास बन के आया हुआ रहता है, जो नक्शा का रकबा है वो भी हम लोगों के पास उपलब्ध रहता है। आपके प्लॉट का नक्शा से हम लोग मिलान करेंगे और मिलान करने के बाद उसका रकबा का मिलान करेंगे। रकबा का मिलान करने के बाद अगर वो बिल्कुल सही सही बना हुआ है, जो आप बता रहे हैं, जो आपका पेपर है ज़मीन का, वो पेपर सही सही बता रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि 4 डिसमिल आपका ज़मीन बता रहा है, आपके पेपर आपके पास जो पेपर है वो भी 4 डिसमिल का है, और करने के क्रम में आपका प्लॉट हम 4 डिसमिल का ही पाए। 4 डिसमिल उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो यथावत रह जाएगा, उसमें कोई सुधार नहीं। जो प्लॉट है वो आपको प्लॉट मिल रहा है, उसमें अगर किसी हम प्लॉट पे गए और प्लॉट पे जाने के बाद पेपर भी 4 डिसमिल है लेकिन मेरे नक्शा में वो 3 डिसमिल का आया हुआ, जो रकबा हम लोगों को मिला हुआ है वो 3 डिसमिल का मिला हुआ है। तो वैसी स्थिति में हम लोग आपके जो चौहदीदार हैं उस चौहदीदार का नक्शा चेक करते हैं और नक्शा चेक करने के बाद उनका रकबा मिला हो रहा है, तो वैसी स्थिति में कोई ना कोई आपका जमीन दखल कब्जा किए हुआ होगा आपके चौहदीदार ही। जी सर, पुराना वाला रिपोर्ट है, हम भेज रिपोर्ट है, भेज देते हैं। 19,000 डालना थी, ऐसा हम वो रिपोर्ट भेज देते हैं आपको। तो अगर तो वैसी स्थिति में हम लोग आपके चौहदीदार का करने के बाद अगर वो आपकी जमीन का कुछ दखल कब्जा किए हुआ है, कुछ भी एरिया, ठीक है, आपका नक्शा सुधार करते हैं और सुधार करने के बाद फिर नया नक्शा बनता है और नक्शा बनने के बाद फिर आपका आगे का जो भी खतियान बनाने का प्रक्रम है वो चलता है। ठीक है, तो वो सारे गांव का इस तरह से होगा और सारे गांव का होने के उपरांत एक नया नक्शा बनेगा जिसको डिजिटलाइज नक्शा बोलते हैं। वो नक्शा बनने के बाद फिर आप लोगों का काम शुरू होता है खतियान बनने का। पहला काम होता है नक्शा का मिलान, नक्शा का सुधार, और नक्शा का सुधार जैसे ही हो गया तो नक्शा के सुधार होने के बाद आपका जमीन का जो भी जमीन है आपके गांव में उसका मालिकाना हक तय करने का समय आता है और वो मालिकाना हक तय आपके खतियान से होता है। तो वैसी स्थिति में आपसे हम आपका जमीन का पेपर मांगते हैं। जो पेपर आप अभी मेरे पास जमा करेंगे, जो फोटोकॉपी जमा किए रहेंगे फॉर्म के साथ, उसका ओरिजिनल कॉपी आपसे हम मांगेंगे और ओरिजिनल कॉपी मांगने के बाद उसका मिलान किया जाएगा आपके ओरिजिनल से। अगर वो सही पाया जाएगा, आपका दखल भी शांतिपूर्ण है, आपका कब्जा भी है उस जमीन पर और आपका पेपर भी उस जमीन का है, तो आपके नाम से खतियान बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। वो खतियान बनाने के प्रोसेस में एक पंजी का इस्तेमाल होता है जिसको याददाश्त पंजी बोलते हैं। उस पे आपका सारा डिटेल दर्ज किया जाएगा, आपको जमीन कैसे प्राप्त हुई, ये पूर्व में किसकी जमीन थी, उससे आपका क्या रिलेशन है, वो सारा उस पे दर्ज किया जाता है और दर्ज करने के उपरांत आपका उस पे हस्ताक्षर लिया जाता है। सारे लोग ये चीज एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि जब खानापुरी की प्रोसेस शुरू होगी, एक पंजी बनती है जिसको याददाश्त पंजी बोलते हैं, उस पंजी बनाने का प्रोसेस शुरू होगा। उस प्रोसेस को हम लोग खानापुरी की प्रक्रिया बोलते हैं। तो खानापुरी की प्रक्रिया जब भी शुरू होगी, आपको आपके जमीन का पेपर लेके बुलाया जाएगा कि ओरिजिनल पेपर आप लेके आइए, उसकी जांच होगी और सत्यापित करके आपका नाम दर्ज किया जाएगा। तो जैसे ही आपका पेपर सत्यापित हो जाता है, सत्यापित होने के बाद आपके नाम पर वो जमीन दर्ज कर दी जाती है रजिस्टर में, तो आप याद से अपना साइन उस रजिस्टर पे कर दीजिएगा। वो साइन करने से ये साबित हो गया कि आपके पेपर का सत्यापन आपके स्तर से करवा दिया गया है।
अगर आप साइन छोड़ देंगे तो साइन छूटने का मतलब ये है कि आपके पेपर का सत्यापन, आपका जो प्रमाण है उसका सत्यापन आपके स्तर से नहीं करवाया गया है, वो जेरॉक्स कॉपी के आधार पे ही काम अभी चल रहा है। तो जब तक आप सत्यापन नहीं करवाएंगे तब तक उस पर संशय की स्थिति बनी रहेगी, और संशय की स्थिति जब बनती है तो फिर मामला बिगड़ जाता है। तो आप लोग जब भी सत्यापन करवाएंगे, ओरिजिनल पेपर का चेक करवाएंगे, तो चेक करवाने के बाद अमीन साहब को बोलिएगा कि आप मेरा हस्ताक्षर उस पंजी पे ले लीजिए, और हस्ताक्षर जैसे ही आप कर दिए तो फिर वहां से आपका काम खत्म हो जाता है। फिर कार्यालय स्तर का काम चलता है, उसकी जांच होती है, जांच होने के उपरांत अगर सही पाया जाता है तो आपके नाम से खतियान का पर्चा बनता है। खतियान जो बनता है, खतियान फाइनल बनने से पहले 3 बार उसका पर्चा बनता है। वो पर्चा इसलिए बनता है कि आप उसको देख के ये सुनिश्चित हो लें कि जो खतियान का पर्चा बना है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं खतियान बनाने का, वो बिल्कुल सही बना हुआ है या नहीं। आपके नाम में, आपके पिताजी में के नाम में, आपकी जाति में, या आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, या फिर आपका खाता खेसरा जो भी है, वो टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गया है या कुछ गलती हो गई है, वो देख के आप सुनिश्चित हो लें कि ये बिल्कुल सही है या नहीं। तो वो जांच करने के लिए 3 बार पर्चा बनता है, और तीनों बार वो पर्चा आम ग्रामीणों को, आम रैयतों को, आम किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। आप लोग वहां से देख के संतुष्ट हो लेंगे। 100% अगर संतुष्ट हो लेते हैं, उसमें कोई कमी नहीं पाई जाएगी, तब जाके तीसरे चरण में फाइनल खतियान का प्रकाशन होता है। खतियान तब बनता है, खतियान अभी नहीं बन रहा है। अभी खतियान का रफ कॉपी बनेगा, 3 बार आप लोगों को रफ कॉपी मिलेगी, चौथी बार में उसका जाके खतियान फाइनल बनेगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख के सत्यापित हो सकते हैं। तो पहला चरण जो है वो खतियान बनाने का है कि जैसे ही आप पर्चा अपने रजिस्टर पे साइन कर दिए, साइन करने के बाद उसका जांच पड़ताल होता है। जांच पड़ताल होने के बाद फिर उस पे ऑनलाइन अपलोडिंग चलती है। ऑनलाइन अपलोडिंग के बाद उसका पर्चा निर्गत होता है, और पर्चा निर्गत होने के बाद आपके गांव में, आपके समाज में ऐसे ही आम सभा लगाकर आम ग्रामीणों के बीच उसका वितरण किया जाता है, बांटा जाता है। जिनके नाम से खतियान बनेगा वो सारे लोगों के नाम पर उसका वितरण किया जाएगा। पर्चा आप लोगों को दिया जाएगा कि आप लोग पर्चा देख के सुनिश्चित हो लें कि ये जो पर्चा बना है, जो खतियान का पर्चा बना है, ये बिल्कुल सही बना है या नहीं बना। तो वो देख के आप सुनिश्चित हो लेंगे। सुनिश्चित होने के बाद अगर वो सही रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 99% चांस है कि वो सही रहेगा। 1% विसंगति होने का चांस बनता है, गलती होने का चांस बनता है। मनुष्य से भी गलती होती है, टाइपिंग मिस्टेक होती है, तो 1% चांस ऐसा बनता है कि उसमें गलती हो सके। तो अगर वैसी कोई गलती है या कोई छूट गए हैं तो उन लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, 3 बार चांस दिया जाएगा सुधार का। तो 3 बार सुधार का ऑप्शन दिया जाता है। पहला सुधार का जो चांस दिया जाता है वो 15 दिन का दिया जाता है। दूसरा सुधार का जो ऑप्शन दिया जाता है वो 30 दिन का दिया जाता है, और तीसरा सुधार का जो ऑप्शन दिया जाता है वो 90 दिन का दिया जाता है। पहला 15 दिन, दूसरा 30 दिन यानी कि 1 महीना, और तीसरा 90 दिन यानी कि 3 महीना। इस तीनों मौका का फायदा उठाकर अगर किन्हीं का कुछ गलती हो गया होगा, पर्चा में कुछ छूट गया होगा, तो वो सारे लोग इस तीनों का फायदा उठाकर उस खतियान में सुधार करवा सकते हैं। अगर इस तीनों का फायदा नहीं उठा पाए, इस तीनों चांस का फायदा नहीं उठा पाए, और अभी जो सर्वे का प्रोग्राम चल रहा है इसमें भी आप उपस्थित नहीं हो पाए, तो वैसी स्थिति में फिर आपके नाम पे खतियान जो फाइनल बन के आ जाएगा, तब आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा उसमें सुधार करवाने के लिए। उसके अलावा कोई जगह ऐसा नहीं है जहां से वो सुधार हो जाए। तो आप लोगों से हम लास्टली यही अपील करेंगे कि सारे लोग ये जो जमीन सर्वे का काम चल रहा है इसमें पूरी तरह से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, किसी के भरोसे नहीं बैठे। बहुत सारे लोग आपके समाज में, अब जब कोई काम शुरू होता है, खास करके ये जमीन के मामले हम बता दें कि जमीन का जब भी सर्वे कहीं भी शुरू होता है तो आपके ही समाज के कुछ लोग दलाल बन के खड़े हो जाते हैं। वो आपको ये बोलेंगे कि लाइए ना, हम आपका काम करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, मेरी पहचान सर से है, ठीक है। तो वैसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, किसी भी दलाल के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको जो भी काम है, जैसा भी मामला है, या तो आपके गांव के जो अमीन हैं आप उनसे संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए, जो परेशानी है उनको बताइए,
अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, आपको लगता है कि आपकी परेशानी वो दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी भी हमको संपर्क कर सकते हैं। शिविर कार्यालय में आपके हमसे मिल सकते हैं, नहीं तो हम गांव भी ऐसे विजिट करते रहेंगे। गांव में कभी हमसे मुलाकात आपकी हो तो आप अपना परेशानी हमसे शेयर कर सकते हैं, अपना निवारण हमसे ले सकते हैं। लेकिन सर्वे कर्मी के अलावा जो सर्वे डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं, इसके अलावा किसी भी आदमी के चंगुल में ना तो आप लोग फंसेंगे, ना ही उसके बहकावे में आएंगे। कोई भी ऐसा आदमी अगर आपके पास आता है कि लाइए मैं काम करवा दे रहा हूं आपका, तो आप इसकी सूचना तुरंत आपके गांव के जो अमीन हैं या आपके गांव के जो कानूनगो हैं उनको सूचना दीजिए, और वैसे लोगों की सूचना के आधार पर हम उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। अगर गलत कोई कर रहा है तो उस पर 100% कार्रवाई होगी। तो आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए और अपना काम डायरेक्ट सर्वे ऑफिस से करवाए, आपको किसी तीसरे के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि आप लोग पूर्ण रूप से जगे रहें, सहभागिता अपनी दिखाएं सर्वे के कार्यक्रम में। आपको जो भी परेशानी दिक्कत हो रही है, आप हमसे सहयोग मांगे, हम पूर्ण रूप से आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमेशा आपको हमारी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स कभी नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो चीज आप लोगों को बताई गई है, समझाई गई है, अच्छे तरीके से समझे होंगे। फिर भी अगर किन्हीं को कोई डाउट रह गया हो तो एक एक करके हमसे, अभी आपको हम 10 से 15 मिनट का समय देंगे, एक एक करके हमसे आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। माइक दीजिए हो, माइक दीजिए हो। जिनके नाम से जमाबंदी काम है, 2500 बरस से रसीद कट रहा है, क्या उनको भी बंसाबंदी की जरूरत पड़ेगी? एक बार और कोई क्वेश्चन है? सारा क्वेश्चन पूछ लिए, हम जवाब देंगे। वाला लोग और के साथ के वाला का जीरोक्स कॉपी लगा करते हैं। जिनके पास के वाला नहीं है, वो बाप दादा का खतियानी जमीन है, तो खतियान भी फट फिट गया, खत्म है घर में, तो खतियान कहाँ से लाएगा? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? सारा क्वेश्चन आप बोल दिए, हम सबका एक साथ जवाब देंगे। और यही तो चीज दो है, बैठ जाइए। देखिए, इनका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन ये था कि जमाबंदी किसी के नाम पे कायम है। अभी मैंने आपको आम सभा में बताया है कि खतियान के अलावा टाइटल डिसाइड करने का कोई भी पेपर नहीं है, सारा पेपर रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। और जमाबंदी की जहां तक बात रही, तो जमाबंदी किसी टाइटल को डिसाइड नहीं करता है। जमाबंदी अगर आपके नाम पे दर्ज है, तो जमाबंदी किस आधार पे दर्ज हुआ है, उस चीज का सत्यापन सर्वे के क्रम में होगा। ठीक है, जमाबंदी सही कायम है, जमाबंदी गलत कायम है, सही आदमी के नाम पे जमाबंदी कायम हुआ है या नहीं हुआ है, आपके नाम से नया केवाला है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, सारी चीज का सत्यापन सर्वे में होगा। और सर्वे में आपको जो जमीन का प्रमाण है आपके पास, जो जमीन का प्रमाण कहते हैं, प्रमाण में मुख्यतः 4 चीज आती है। सबसे पहला प्रमाण खतियान, दूसरा प्रमाण आपका केवाला, तीसरा प्रमाण आपका जो बंदोबस्ती पर्चा होता है, चौथा प्रमाण इसके अलावा कोई भी पर्चा। सरकारी जमीन के केस में बंदोबस्ती पर्चा होता है, और यदि जमीन के केस में आपको परवाना मिलता है या बास्केट पर्चा मिलता है, ये सारा पर्चा आपको मिलता है। तो अगर ये 4 चीज आपके पास है, ये 4 तरह की जमीन आपके पास है, तो आपको ये सारा प्रमाण उपलब्ध करवाना पड़ेगा। उसके आधार पे हम लोग जांच करेंगे, सत्यापन करेंगे, और सत्यापन के उपरांत अगर सही पाया जाता है तो आपके नाम से खतियान बनेगा। अगर आपके पूर्वजों के नाम पे कोई जमीन है, तो आपको हर हाल में वंशावली प्रस्तुत करना पड़ेगा। और वंशावली का सबसे आसान उपाय मैंने आपको बताया है कि एक सादे पन्ना पे आप वंशावली बनाइए, अपना उस पर हस्ताक्षर दर्ज कीजिए और वो लाके जमा कीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इससे आसान उपाय और कुछ नहीं हो सकता है। तीसरा चीज कि आपने जो क्वेश्चन किया कि मेरे पास खतियानी जमीन है और खतियान नहीं है, खतियान फट गया, नष्ट हो गया, घर में नहीं है, कुछ भी है ऐसा, या वैसा केवाला जो फट गया, जल गया, नष्ट हो गया, तो उसके लिए आपको हम उपाय बता देते हैं। बहुत ही आसान उपाय है, इस पे भी आप लोग अगर फॉलो अप कर लीजिएगा तो आसानी के साथ आपको आपका पेपर मिल जाएगा। सबसे पहला उपाय है जो थोड़ा आपको दौड़ भाग करना पड़ेगा, वो उपाय ये है कि आपके जिला सीतामढ़ी में हर एक अंचल का खतियान यहाँ पर उपलब्ध है। आप जिला चले जाइए, जिला में एक अभिलेखागार होता है, जिला में अभिलेखागार होता है, वहां पर आपके पूरे अंचल 17 अंचल का सारा खतियान उपलब्ध है। वहां से खतियान का नकल निकलता है, आप वहां से जाके खतियान का नकल निकाल सकते हैं, वो आप निकाल के लाके यहाँ पे समर्पित कर दीजिए।
दूसरा ऑप्शन है, अगर आप दौड़ भाग नहीं करना चाहते हैं, सीतामढ़ी नहीं जाना चाहते हैं, यहाँ से काफी डिस्टेंस है, दूर है, नहीं जाना चाहते हैं, तो उसका भी एक आसान उपाय हम बता देते हैं आप लोगों को। सुन लीजिए कि आपके गांव में, आपके समाज में कोई साइबर कैफे वाला होगा जो कंप्यूटर चलाता होगा, या आपके ही घर में आपका बचवा होगा जो मोबाइल चलाना जानता होगा। एंड्रॉइड मोबाइल अगर इस तरह का किसी के पास है तो वो घर बैठे बैठे अपना खतियान निकाल सकता है। उसके लिए आपको ऑप्शन हम बता देते हैं, दर्ज कर लीजिए आप लोग, सुन लीजिए इस चीज को कि गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद DLRS बिहार, DLRS बिहार करके सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद उसका होम पेज खुलेगा। होम पेज पे नीचे आइएगा तो नीचे में एक ऑप्शन आएगा भू अभिलेख। भू अभिलेख करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद वहां पर एक रजिस्ट्रेशन मांगता है। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सारा डिटेल पूछेगा। मोबाइल नंबर अपना डालिए, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP डालिए, सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, लॉगिन हो गया, वहां पर आपको 1000 ऑप्शन देगा। आपको क्या निकालना है? आपको पंजी 2 निकालना है, डिविजनल सर्वे का खतियान निकालना है, कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान निकालना है, इंडेक्स पंजी निकालना है, खेसरा पंजी निकालना है। इस तरह का कम से कम हम समझते हैं 100-150 ऑप्शन आता है कि आपको क्या निकालना है, क्या चाहिए। जो आपको निकालना है, आपको चाहिए रिविजनल सर्वे का खतियान, तो वहां पर आप सिलेक्ट कीजिएगा रिविजनल सर्वे का खतियान। आप अपने अंचल का नाम डालिएगा, आप अपने राजस्व ग्राम का नाम डालिएगा। जैसे ही डालिएगा तो नीचे में एक PDF खुलेगा। PDF खुलने के बाद आप उस PDF को देख सकते हैं, उस PDF को देख सकते हैं, या उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन ये। लेकिन प्रिंट जब आप निकालिएगा, PDF को स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकालते हैं तो उसकी कोई मान्यता नहीं होती, क्योंकि उसमें किसी का हस्ताक्षर नहीं रहता है। उसी में दूसरा ऑप्शन आपको देगा कि 20 रुपया पर पेज के हिसाब से, जितना पेज आपको निकालना है उतने पेज का सिलेक्शन आप कीजिए, और सिलेक्शन करने के बाद 20 रुपया पर पेज के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा सरकार को। वो ऑनलाइन पेमेंट ही होता है, आपको किसी दूसरे को पेमेंट नहीं करना है। ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, 20 रुपया पर पेज के हिसाब से जितना आपको पेज निकालना है, पूरे गांव का खतियान निकालना, पूरे गांव का खतियान निकाल लीजिए। अपना सिर्फ निकालना है तो सिर्फ अपना निकाल लीजिए। वो पेमेंट जैसे ही कीजिएगा, आपको आपकी कॉपी आपके मेल पे मिल जाएगी, वो डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा। तो वहां से भी आप डाउनलोड अपना खतियान कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास खतियान निकालने का है, या तो आप नेट से निकाल लीजिए, या फिर आप जिला अभिलेखागार जाके निकाल लीजिए। दूसरा, केवाला के केस में मैं बता दूं कि केवाला के केस में केवाला आपका रजिस्ट्री ऑफिस से निकलता है, वहां से निकाल सकते हैं। अगर रजिस्ट्री ऑफिस से नहीं निकाल रहे हैं, आप निकाल नहीं पा रहे हैं, तो नेट से भी केवाला निकलता है। वो नेट वाला केवाला आपको 94 यानी कि 1994 के बाद का लगभग केवाला मिल जाएगा। उसके पहले का केवाला अपलोड किया हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो 94 के बाद का अगर केवाला है आपके पास, तो वो सारा नेट पे चढ़ा हुआ है। आप खेसरा नंबर से उसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उसको अटेस्टेड करवा लीजिए। अटेस्टेड करवाना पड़ता है उसको, इसलिए कि नेट की कोई भी चीज निकली हुई मान्यता नहीं होती है। जब तक उस पर किसी का साइन नहीं रहेगा तब तक उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। तो अगर नेट से कोई केवाला आप निकाल रहे हैं, तो जिस रजिस्ट्री ऑफिस से आप केवाला करवाए हैं, चाहे आप पुपरी से करवाए हो या सीतामढ़ी से करवाए हो, जहां से भी आप करवाए हो, वहां पर जाके उसको एक बार अटेस्टेड करवा लीजिए। वो केवाला नंबर का डिटेल वहां पर दर्ज रहता है, वो अपने डिटेल से मिलान कर लेगा, और मिलान करने के बाद वो साइन करके आपको वो कॉपी पे दे देगा। वो अटेस्टेड कॉपी अगर लाके हमको दे देते हैं तब भी वो वैलिड है, नहीं तो आप रजिस्ट्री ऑफिस से जाके उसका नकल निकाल सकते हैं, वो भी वैलिड है। तो पेपर निकालने का तरीका है, आसान तरीका भी मैंने बता दिया आपको, और जो प्रॉपर तरीका है वो भी बता दिया। आपको जहां से निकालना है वहां से आप निकाल सकते हैं। सर, मेरा नाम अंसार अहमद है, मैं देर से इस मीटिंग में सम्मिलित हुआ हूँ। मेरा 2-3 क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसका जवाब आप दे चुके हो, मैं नहीं था। पहला क्वेश्चन है सर, खाताधारी के पास खाता है, कब्जा है, पुराना रसीद है, लेकिन उसकी जमीन अभी तक ऑनलाइन नहीं दिख रही है और कोई ऑनलाइन रसीद नहीं कटा है, उसके लिए क्या प्रोसेस है? एक जवाब में पूरा क्वेश्चन बोल दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि
केवालाधारी है उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, ठीक है, उसका दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है, उससे उसका क्या प्रोसेस होगा। और दूसरा उसी से रिलेटेड है कि जिसने जमीन तो बेच लिया लेकिन वो जो केवालादार है वो अपना दाखिल खारिज नहीं कर रहा है, तो वो जो खाताधारी है जिनके नाम से खतियान है या केवाला है वो अपना उसमें दावा प्रपत्र भर सकता है कि नहीं। सर ये हुआ। और हमारा तीसरा क्वेश्चन कि माँ बाप जीवित है, ठीक है, और माँ बाप चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में ही अपने बच्चों के नाम से खतियान हम बनवा दें, तो क्या वैसा स्थिति में कोई प्रावधान है क्या सरकार का। और बस बैठ जाइए। पहला 3 क्वेश्चन जो आपका है वो लगभग सेम है। वो 3 क्वेश्चन यही है, वो जामबंदी से रिलेटेड है, जामबंदी से रिलेटेड है। और इसके बारे में मैं बार बार बता दिया हूँ आपको कि जामबंदी से सर्वे को कोई मतलब नहीं है। किसी के नाम से जामबंदी कायम हुई नहीं हुई कोई मतलब नहीं, दाखिल खारिज हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं। आपके पास जो जमीन का प्रमाण है, जो मुख्य 4 प्रमाण मैंने बताया आपको, खतियान केवाला या कोई पर्चा, तो अगर ये चीज है तो आपके नाम से आपका सर्वे होगा। उसके अलावा जामबंदी जो होता है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसको ऑनरशिप का कोई प्रमाण नहीं माना जाता है, तो वो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने दाखिल खारिज करवाया नहीं करवाया, या पुराना रसीद आपके पास है तब भी आपको नहीं घबराना है। आपसे रसीद की मांग हम करेंगे ही नहीं। कहीं पे अगर मामला कुछ फंसता है तब आपसे हम रसीद की मांग कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम आपसे रसीद की मांग नहीं करेंगे। तो पुराना और नया से आपको घबराना नहीं है, रसीद के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जामबंदी अगर आपके नाम से कायम नहीं हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और आपका काम आपके खतियान और केवाला के आधार पे होगा। चौथा क्वेश्चन जो आपका था, ये क्वेश्चन था कि रैयत कोई जीवित है और जीवित रैयत चाहता है कि हम वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, इतनी जमीन हम जोत कोड़ नहीं कर सकते हैं, तो अपने बेटे के नाम पर इस जमीन का सर्वे करवा दें। तो सरकार की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि कोई भी रैयत अगर जीवित है तो जीवित रैयत 100% जमीन कभी भी अपने बच्चों में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। कोई जीवित रैयत है तो वो जीवित रैयत 100% जमीन अपने बच्चों में ट्रांसफर कभी नहीं कर सकता है। ना तो कोर्ट आपका साथ देगी इस मामले में, ना तो कोई सरकारी विभाग साथ देगा। जीवित रैयत के नीचे सर्वे के क्रम में खतियान कभी भी नहीं बनता है। अगर आप जिंदा हैं तो वर्तमान में आपके नाम से ही खतियान बनेगा, इसके अलावा आपके नाम से खतियान नहीं बनेगा। इसमें सिर्फ एक प्रोविजन है जिसके बेस पे जीवित रैयत के नीचे भी खतियान बनता है। वो प्रोविजन ये है कि अगर आप अपने पुत्रों को रजिस्ट्री केवाला कर देते हैं, जो जमीन आपकी है वो रजिस्ट्री केवाला अगर कर देते हैं अपने पुत्रों को, उसमें आप 100% जमीन भी केवाला कर देते हैं, तब भी वो वैलिड मानी जाएगी और उनके नाम पे सर्वे होगा। लेकिन बंटवारा की बात अगर आएगी तो बंटवारा में कभी भी अपनी पूरी जमीन ना तो आप अपने पुत्रों को दे सकते हैं, न सर्वे में आपके नाम से या आपके पुत्रों के नाम से खाता खुलेगा। हमेशा खाता आपके नाम से खुलेगा। मेरा एक प्रश्न है कि हमारे बाप दादा ने सारा जमीन बेच ली, तो पूरा पंचायत जानता है, एक नहीं पूरा पंचायत जानता है, लेकिन अभी भी मेरे ऊपर मेरे बाबूजी के नाम पर 4.5 बीघा जमीन है। मुझे सिर्फ गरारी है, न उसका रसीद मुझे कट रहा है, न कर्मचारी साहब मुझे कार्ड दे रहे हैं कि आपके नाम पर इतना जमीन, 4.5 एकड़ जमीन। देखिए, आप जो है अपना जो खतियान है, अगर खतियान में जमीन बचा हुआ है तो बचे हुए जमीन पे दावा कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं बचा हुआ है तब तो आपको फॉर्म भरने की जरूरत भी नहीं है, बिक्री हो गई ये सब। लेकिन अगर एक धूर भी जमीन बचा हुआ है तो आप उस जमीन का दावा कीजिए खतियान के बेस पे। कर्मचारी के पीछे, रसीद के पीछे भागना बंद कर दीजिए, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दादा जो है उनके चचेरे भाई लोग हैं, उनके नाम से 4 फरीक में एक साथ या नहीं जमाबंदी है और सबके सब मृत्यु हो गए और सबकी औलाद बहुत सारे हैं। अब उस आधार पर हम किस तरह से हम कागज बनाए, बंसावली बनाए जिसको हम अपने नाम का लाभ है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, अगर पूर्वजों के नाम पे आपकी जमीन है और पूर्वज में कई पूर्वजों के नाम पे, जैसे बहुत सारा खतियान आप देखेंगे कि सामलात खतियान रहता है
और उस सामलात खतियान में कई लोगों का नाम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता दें कि एक खतियान ऐसा है जिसमें आपके बाबा का नाम है और बाबा के नाम के साथ साथ बाबा के 2 भाई और हैं, उनका भी नाम है, यानी कि आपके दादा का नाम और दादा के 2 भाई और हैं उसमें। तो वैसी स्थिति में आप लोग वंशावली बनाइएगा और वंशावली में आपके दादा के दो भाई हैं, उनका भी वंशावली बनेगा एक ही वंशावली में। खतियानी रैयत जितने भी रहेंगे सभी का वंशावली एक में बनेगा। और बनने के बाद अगर आप लोगों का बंटवारा हो गया है, बंटवारा करके अगर आप लोग रह रहे हैं जमीन का, तो बंटवारा भी 2 तरह से समाज में होता है, एक लिखित बंटवारा होता है और एक मौखिक बंटवारा होता है। मौखिक बंटवारा में आपसी सहमति के आधार पर फलाना कोला तुम ले लो, फलाना कोला हम ले लेते हैं, इस तरह का बंटवारा होता है। तो अगर मौखिक बंटवारा आप लोगों का है तो उस मौखिक बंटवारा को एक पेज पर, जिसको शेड्यूल बोलते हैं, वो शेड्यूल बनाकर उतार दीजिए और उस शेड्यूल पे सभी पक्ष का साइन करवा लीजिए। और साइन करवाने के उपरांत आपकी हिस्से की जो भी जमीन है आप अपना अलग भरिए, आपके बाकी भाई अपना अपना अलग अलग भरेंगे। लेकिन अगर बंटवारा नहीं हुआ है, अभी तक सामलात में जोत रहे हैं, तो फॉर्म जो भराएगा वो सारे भाइयों के नाम से साथ में भराएगा, अलग अलग आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, बंटवारा करना है तो अलग भर दीजिए और अगर शामिल रखना है तो सारे लोग साथ में भर दीजिए। माइक चालू करके बोलो। 2 भाई के नाम से जो है खतियान बना हुआ है, उसमें से एक भाई एक प्लॉट को अपने हिस्से का वो बेच देते हैं। अब बचा दूसरे भाई का जो आधा हिस्सा बच जाता है, उस आधे हिस्से में से फिर वो बड़े मतलब एक भाई जो है ना जो अपना हिस्सा बेच चुके हैं, उस जमीन को जो है मतलब फिर किसी तीसरे आदमी को देते हैं और उसमें जो हल्दी वगैरह जो है वो अपने हिस्से का दिखाते हैं। लेकिन बाद में जो जिसने दिया है दूसरा भाई जो उसका कमजोर है, जिसने खरीदा है, वो उसकी जमीन पे आके कब्जा करता है। तो ऐसी पोजीशन में क्या मतलब वो सर्वे में क्या बनेगा? देखिए, केवाला जब भी होता है किसी भी जमीन का, तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि केवाला के बेस पर अगर कोई खतियानी रैयत किसी को केवाला करता है तो किसी कोर्ट से अगर उसका कोई आदेश नहीं है तब तक वो केवाला इनवैलिड नहीं माना जाएगा। रजिस्ट्री एक्ट है उसका, रजिस्ट्री एक्ट में भी ये चीज जिक्र किया गया है कि जब तक किसी केवाला के विरुद्ध कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं होगा तब तक वो रजिस्ट्री अवैध नहीं माना जाएगा, वो वैध माना जाएगा। तो अगर आपके हिस्से से ज्यादा जमीन आपके भाई जो थे अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेच दिए हैं, तो वैसे स्थिति में आप लोग को पहले ये चाहिए कि बिक्री से पहले बंटवारा नामा बनाएं। बंटवारा नामा अगर बना रहेगा और तब हिस्से से ज्यादा बेचा हुआ होगा तो वैसी स्थिति में फिर उनका नाम वहां से हट जाएगा और जो केवालाधारी है उनको नुकसान हो जाएगा। अगर बिना बंटवारा नामा के बन गया है, बिना बंटवारा के वो सारा जमीन बेच दिए हैं, तो वैसी स्थिति में ये चीज है कि आप कोर्ट का सहारा फिलहाल लीजिए, पहले जाके उस केवाला को कैंसिल करवाइए। अगर कैंसिल कोर्ट कर देता है तब तो सर्वे में उसके आधार पे काम हो जाएगा, और अगर कैंसिल नहीं करता है तो फिर उसमें आपको सर्वे में ही एक प्रक्रिया है जिसको दावा आपत्ति की प्रक्रिया बोलते हैं। तो अभी जो वर्तमान में खतियान बनेगा वो केवालाधारी के नाम पे ही बनेगा, लेकिन दावा आपत्ति के चरण में आप दावा अपना प्रस्तुत कीजिएगा कि ये संयुक्त केवाला था, ये संयुक्त खतियान था और इसमें अपने हिस्से से ज्यादा जमीन इनके द्वारा बेचा गया है। जिनको बेचा गया है उनका केवाला भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, वो केवाला आपको निकालना पड़ेगा। वो निकाल के अगर प्रस्तुत करते हैं और उससे ये साबित हो जाता है कि अपने हिस्से से ज्यादा की जमीन बेची गई है या केवाला में कुछ धांधली करके बेचा गया है, चौहद्दी गलत दर्शा के बेचा गया है, तो वहां से वो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के उपरांत जो जिसका हिस्सा रहेगा उसके नाम पे खतियान बनेगा। एक आदमी कोई केवाला की जमीन है और केवाले की जमीन में दाखिल खारिज नहीं बनेगा। अब उसके लिए जो आधार वंशावली मांगते हैं, वंशावली उनका दिखाइए, तो वो किनके सिग्नेचर से वो वंशावली केवाला जमाबंदी के लिए जो है ना दाखिल खारिज के लिए जो है वो वंशावली दिखाया जाए। देखिए, इस चीज का जवाब हम 100 बार दे चुके हैं कि सर्वे में दाखिल खारिज की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवाले में सर अरे केवाला हो खतियान हो कुछ हो, हम दाखिल खारिज की बात कर रहे हैं। दाखिल खारिज की जरूरत सर्वे में नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आपके पास केवाला है, केवाला के आधार पे फॉर्म भरिए, दाखिल खारिज को भूल जाइए। 3 भाई
इन भाई में दो भाई चाहते हैं कि बंटवारा कर लो और एक को मतलब नहीं है, तो उसको पैसा उसके पास है, लाठी है, वो कुछ पूछता नहीं है, तो उसके बारे में क्या करना होगा। और 4 कट्ठा जमीन का केवाला भी मेरे पास है, दाखिल खाड़ी मेरे पास है, अब कब्जा नहीं छोड़ना है, छुड़वाने का कोशिश मैंने बताया, लाठी भी नहीं है। देखिए, बंटवारा के केस में जब तक सभी पक्ष सहमत नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके समाज के लोग जो होते हैं, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, उन लोगों के साथ बैठिए और उन लोगों के साथ बैठ के उसका बंटवारा कीजिए। दूसरा चीज़ कि अगर आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन पे कोई ज़बरदस्ती कब्जा किए हुआ है, कब्जा नहीं छुड़ाता है, तो उस पर अतिक्रमण का वाद चलता है। वो अतिक्रमण का वाद अंचलाधिकारी के द्वारा चलता है। तो आप अंचलाधिकारी को एक आवेदन जाके दीजिए कि मेरी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कोई कब्जा कर लिया है और कब्जा करके रह रहा है, हमको इसको खाली करके दिया जाए। तो वैसी स्थिति में आप लोग अंचल से सहारा ले सकते हैं। खाली करवाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम पेपर बनाना है। उसमें सामाजिक स्तर पे उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कोई कानून नहीं, जब तक तीनों लोग सहमत नहीं हैं। हमरा सबके जगह ना जमीन है, खेत में पथार है, हम सब रोड पर रहते हैं, तो सरकार लोग कहाँ जमीन लेते हैं? आए महीने महीने डीलर कहता है दाना भेजता है, तो दाना कहाँ देता है डीलर? 5 महीना पर डीलर देते हैं, 4 में 5 बरौखा लगा देते हैं, तो 1 में देते हैं, कोई चीज नहीं देते हैं। हम जमीनों के लेल तो सरकार कहाँ जमीन है, बड़का लोग ने देखे, घूस दे के घर बना लिया है, धान रोप लिया है, हमरा सबके जगह में जमीन है, हम सब रोड पर रहते हैं, हमरा सबके कहाँ सरकार जमीन देते हैं? कुछ नहीं कर सकते। चाची, आप घबराइए नहीं, आपके साथ आपके मुखिया जी, आपके प्रमुख साहब हैं, उनको आवेदन दीजिए। आवेदन लिख के आप दीजिए, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। आप साइड होके पूछिए ना, सारे लोग समझ जाएंगे। माइक ले लिए, माइक से पूछिएगा। अरे डीलर के ऊपर कंप्लेन होगा, ठीक है? जो डीलर आपको दाना दे रहे हैं, आप एगो लिख के दीजिए, नंबर दीजिए, हम एक बात महीना करेंगे। आपको दाना देगा, हम आपके साथ हैं। नंबर दीजिए, आप लिख के दीजिए कि हमको 5 महीने से दाना नहीं दिया। और दूसरा बात है, जमीन आपके पास नहीं है तो उसके लिए प्रावधान है। जिनके पास जमीन नहीं है अपना, सरकार को 3 डिसमिल जमीन देना है, तो आप आवेदन अंचलाधिकारी के यहाँ करें, हम लोग जो लिखेंगे। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो क्योंकि उसका जांच होता है, आपके पास जमीन अगर कहीं तो खा पी गया तो हमको ये बात पसंद नहीं है, तो आपको दूसरी जमीन बात नहीं करो। मिलेगा। अगर आपके पास जमीन नहीं है, बनाओ ना पंचायत खाते हैं ना खाने वाले को पसंद जितने करते भी लोग हैं, जिनके पास अगर जमीन नहीं है, कहाँ लिख के दें चाचा? लाने के लिए हमें दीजिए, हम काम है, वो अपना लिख के आवेदन पेपर लेके थोड़ा घूमते हैं हम। अंचला अधिकारी के यहाँ करें, हम लोग उस पर साइन करेंगे। नंबर है मुखिया जी के और पास, ले उनको लीजिएगा। जमीन निश्चित दिलाएंगे, बशर्ते उनके पास अपना जमीन नहीं होना चाहिए। सामने से आइए, अब माइक से आइए। मेरा भी एक क्वेश्चन था कि जो समाज में बहुत सारे लोग हम लोगों से भी पूछते रहते हैं कि खतियान बैठ में जाइए। बहुत सारे लोगों का पूर्वजों का जमीन था, खतियान उनके नाम से था, और नया में वो चला गया किसी छूट खाते में, वो छूट खाता में चला गया, उस जमीन का क्या होगा? अगर वो पुराने खाता खेसरा, इसके बाद वो अपना जो केवाला, इसके बाद खतियान, अगर उनके वंशज अगर दिखाते हैं, नया में बिहार सरकार हो गया हुआ है, तो क्या वो जमीन उनका हो सकता है, उनके बारिश का? और दूसरा क्वेश्चन था कि जिस वंशावली में बहुत सारे समाज में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास 4 भाई बहन है, और बहन 2 भाई जिंदा है, 2 बहन बहुत पहले मर गया, और उस घर से उस बहन का औलाद भी है, उसका भैगना भैगनी ये सब है, क्या उसका भी नाम उस वंशावली में आएगा या उसके बहन तक ही सीमित रहेगा? उसकी बहन मर गई, हाँ रोहित,
भेज दिया, मेल कर दिया। जुलाई का तो जमा है ना? किसका? अच्छा हाँ, अच्छा तो खाली छुटा हुआ है वो क्या? हेलो, अच्छा अच्छा, देखते हैं हम फिर। हाँ समझ गए, ठीक है। देखिए, पहला जो मुखिया जी का क्वेश्चन था कि 1960 का सर्वे जो हुआ था उसमें बिहार सरकार हो गई ज़मीन, लेकिन उससे पूर्व में वो रैयती ज़मीन थी, किसी किसान की ज़मीन थी। तो हम लोगों का नियम जो है, प्रावधान जो है सर्वे का, उसमें ये नियम है कि जब भी कहीं का सर्वे शुरू होता है तो सर्वे से पूर्व का जो सर्वे है, जैसे अभी सर्वे शुरू हो रहा है नया, जिसको विशेष सर्वेक्षण बोलते हैं, इसके पूर्व का सर्वे यहाँ पर जो भी फाइनल है उसके आधार पर खतियान बनाना है। तो यहाँ पे जो फाइनल सर्वे है वो रिविजनल सर्वे है, और रिविजनल सर्वे के खतियान के आधार पर ही नया खतियान बनेगा। तो रिविजनल सर्वे में अगर कोई ज़मीन बिहार सरकार घोषित हो गई है और उसके पूर्व का किसी रैयत के पास कोई पेपर है, कोई साक्ष्य है, तो उनको सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें सर्वे डिपार्टमेंट कोई सहयोग नहीं कर सकता है, ये प्रावधान है। तो आप लोग अगर ऐसा किसी के पास है कि बिहार सरकार ज़मीन 60 में हो गई है लेकिन 60 से पहले वो रैयती ज़मीन थी, किसान की ज़मीन थी, तो उनको कोर्ट केस में केस लड़ना पड़ेगा, टाइटल का केस लड़ना पड़ेगा। और अगर वहाँ से डिग्री आ जाती है, डिग्री कॉपी हम लोगों को मिल जाती है, तो डिग्री कॉपी के आधार पर हम लोग उसका खतियान खोलेंगे, नहीं तो अभी वो बिहार सरकार के नाम पे ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन वंशावली से रिलेटेड था कि वंशावली में जो नाम दर्ज करना है वो बहन बेटी सबका नाम दर्ज करना है। तो मुखिया जी का क्वेश्चन था कि बहन और बेटी की मृत्यु हो गई है, उनके वंशज अभी जीवित हैं। तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा आप लोगों से कि वैसी स्थिति में आप लोग ये करें कि जो भी आपका भांजा भागना जो भी है उसका नाम दर्ज कर दें, और दर्ज करने के बाद उनसे एनओसी ले लें। नहीं तो आप लोग बहन तक दर्ज करके भी छोड़ सकते हैं। भविष्य में अगर कोई दावा आता है तो फिर आपको उसमें से हिस्सा देना पड़ सकता है, और अगर नहीं आता है तब तो कोई बात ही नहीं। तो आप अगर भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो भविष्य की चिंता करने के लिए आपको ये करना है कि उनसे एक एनओसी ले लें, अन्यथा इस स्थिति में जो मृत बहन है उनका नाम लिख के वहाँ पर छोड़ सकते हैं। हेलो, मेरा नाम कृष्णा तिवारी है और उत्तराखंड का निवासी हूँ मैं, और जितने भी अतिथि बनाए हुए हैं सबको नमस्कार। ठीक है, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। मेरा नाम कृष्णा तिवारी है, मैं उत्तराखंड निवासी। और मेरा प्रश्न है सर कि मेरा भाई जो है, 3 भाई हैं, और मेरा जो चाची है एक 4 लाइन का 13,000 है, वो अपना जमीन लिख दिए हुआ है आज से 2021। और मेरा पिताजी जो है मेरे से भी विभक्त है, पिताजी भी जो कुछ घराही जो भी है, मतलब जमीन प्रॉपर्टी वो भी कुछ लिख दिए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम ऊपरी दफ्तर जाके वंशावली बना के सब पूरा कागज करके तैयार करते हैं। हरित सचिव जी का साइन होना है, वार्ड मेंबर का साइन होना है, जितने भी 4 आदमी का गवाह का है सब हमने रखे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पिताजी का भाई का कहना है कि ये जमीन पिताजी के नाम पर ही रहने दिया जाए। तो इस पर कैसे क्या होगा, हमारे नाम पर आएगा? पिताजी जीवित है? दूसरा प्रश्न मेरा ये है, पिताजी जीवित हैं आपके? जीवित है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं थोड़ा बीमार मतलब हुआ हूँ, मैं परेशान रहता हूँ थोड़ा दूर से। तो कहने का मतलब ये है कि अमीन अभी बहुत ज्यादा मतलब टाइम ले रहा है, और मतलब टाइम देता है कि हम आएंगे, पैसे भी देता है, और थोड़ा हम मतलब दिक्कत में है। तो मेरे कहने का मतलब है अभी कुछ पर्ची हमको निकाल के दिए हुआ है, वो पर्ची आप जो बोले हैं 3 पेज वाला में, उसमें अगर लिख पढ़ के अगर भर दिया अगर तो उसमें कोई दिक्कत है? मेरा प्रश्न यही है, और आगे आप बताइए। देखिए, पहला प्रश्न जो आपका है कि पिताजी आपके जीवित हैं और जहाँ आप चाहते हैं अपने नाम पे बनवाना खतियान, तो इसका जवाब तो पहले भी हम दे चुके हैं कि पिता के जीवित रहते हुए पुत्रों के नाम पे खतियान नहीं बनेगा किसी भी हाल में। पिता से या तो आप रजिस्ट्री करवा लीजिए, नहीं तो वो पिता के नाम पे ही रहेगा, उसके अलावा नीचे नहीं आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो आप बता रहे थे हमको कि वंशावली के लिए हम पुपरी दौरे और पंचायत सचिव के पास दौरे, ये दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बना लिए हैं। तो वंशावली में ऐसे भी आपको क्या जरूरत है, आपके नाम पे तो आएगी नहीं जमीन,
वो तो आपके पिताजी के नाम पे ही रह जाएगी जमीन, तो आपको प्रस्तुत करने का काम भी नहीं है। नहीं तो सर मेरा जो जाति जो कुछ गड़बड़ काम करनी हुआ है निकलेगा सर मेरा। जब तक पेपर आपके नाम पे नहीं रहेगा, केवाला आपके नाम पे नहीं रहेगा, आपके नाम पे खतियान नहीं बनेगा। खतियान आपके अभी पिताजी के नाम पे ही रहेगा। चाची का काम अगर आप किए हैं तो चाची से केवाला करवाए थे? जाति का मेरा बड़े वाला भाई जो है लिख दिया हुआ है। कौन मेरे बड़े वाला भाई हम आपको लिखा है? मेरा बड़े वाला भाई था, हम तीसरा स्थान है माझी है। आपको कोई केवाला किया है ये हम पूछ रहे हैं, तो फिर आपके नाम पे कोई खतियान नहीं बनेगा। जिनके नाम पे केवाला हो उन्हीं के नाम पे बनेगा। एक आपके राकेश जी, उनका सवाल था कि पत्नी के नाम पे कोई जमीन थी, कोई केवाला था, पत्नी का देहांत हो गया, पति जीवित है, बच्चे जीवित हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पत्नी की जो भी संपत्ति होती है, अगर उनके नाम से पर्सनल केवाला है और उनका देहांत हो जाता है तो वैसी स्थिति में उस जमीन का जो भी मालिक होता है वो उसके बच्चे होते हैं, पति नहीं होते हैं। तो पत्नी का जो भी जमीन होगा उसमें पति का शेयर नहीं बनेगा, सिर्फ बच्चों का शेयर बनेगा। लेकिन अगर पति के नाम पे कोई जमीन है और उसका देहांत हो जाता है तब पत्नी और बच्चों दोनों के नाम पे शेयर बनता है। सर मेरा एक सवाल है, मेरा नाम सर मेरा सवाल है, जैसे कि आपने बताया है अपने इसमें कि 1972 में जो जमींदारी सिस्टम थी उसमें जो जमीन जो बांटा गया था, जो दिया गया था, उनसे लेके उसका खतियान उनके पास मौजूद है, लेकिन वो जमीन को कब्जा नहीं करता। कारण वो जमींदार मजबूत था, इसी कारण से वो अगर उस जमीन का दावादारी अगर उसको फॉर्म में फिल करना है तो वो किस तरह से करेगा कि उस जमीन का दावादारी हो। देखिए, खतियानी ज़मीन अगर किसी की थी और खतियानी ज़मीन सीलिंग में चली गई है तो सीलिंग का सारा डिटेल हम लोगों के पास रहता है, तो मुझे पता है कि इसकी कितनी ज़मीन सीलिंग में गई है, वो ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाएगी। सीलिंग का अगर किसी को पर्चा प्राप्त हुआ है तो वो पर्चाधारी के नाम से खतियान बनेगा, अन्यथा की स्थिति में वो बिहार सरकार ही दर्ज होगी। वो खतियानी रैयत खतियान के बेस पे दावा करेगा भी तो वो सीलिंग का जो डिटेल है मेरे पास वो वहीं से छट जाएगा। सीलिंग का जमीन उसके पास कहाँ है? सीलिंग का मतलब होता है जमींदार से सीलिंग का पर्चा है, तो जिनके पास पर्चा होगा उनको मिलेगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। माइक से बात कीजिए। जिस मिल का है वो जमीन जो है उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं, तो उसको क्या करना होगा? मैंने आपको कहा ऐसी स्थिति को अभियुक्ति कॉलम में लिख के दर्ज कर दीजिए, उसकी जांच होगी, जांच के बाद जो भी होगा वो बताया जाएगा। ये मौखिक रूप से अगर हमको आप बता रहे हैं तो न तो वो खाता है, न खिसरा है, न उसका रकबा मेरे पास अभी मौजूद है। आप वो आपके पास है, मेरे पास तो अभी नहीं है ना, हम तो चेक करके बता नहीं सकते आपको। तो आप अभियुक्ति कॉलम में इस चीज़ को दर्ज कर दीजिए, जब उसका जांच होगा, सत्यापन होगा तो फिर इस पर बात करेंगे। ठीक है। पहले का जो केवाला है जितना वो सब